नमस्कार। सुबह सुबह एडवोकेट शेख शकील एक 1.5 मिनट का वीडियो डाल के हमें उठाते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, लेकिन उस 1.5 मिनट के वीडियो में कईयों की नींद उड़ जाती है, डोगरों की। आखिर क्यों उनकी नींद उड़ रही है? शेख साहब ऐसा क्या चीज कह रहे हैं? मिसमैच क्या हो रहा है? मैंने मोहसिन के वीडियो देखे, जिस तरह वो होता है ना, पुराने हम देखते थे, नॉवल पढ़ते थे कि अभी इनको पता चलेगा, अभी पता चलेगा क्या है इसका नेक्स्ट चैप्टर। वो पता नहीं मुझे चला, बार बार यही कहते रहे थे मिसमैच है। मैंने कहा आज शायद शेख साहब के पास आके पूछते हैं ये मिसमैच क्या है, आखिर क्या ये चीज है जो जुगल किशोर ने अपने वोटरों से, अपने नागरिकों से छुपा के रखा है। शेख साहब आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। शेख साहब, रोज सुबह हम दूसरे दिन को मैंने आपके सभी वीडियो देखे, उससे पहले आपने जो हिमगिरी के बारे में बात करते थे, लेकिन आजकल आप ये कह रहे हैं कि जब से नॉमिनेशन भरी है जुगल किशोर ने जम्मू रियासी के लिए, उसके फॉर्म में मिसमैच की बात कर रहे हैं। आज भी मैंने आपका वीडियो देखा, आपने उसके लिए आरटीआई भी लगाई, आपके लिए वो कमीशन के पास भी भेजी गई आपके लेटर जो कि आरटीआई थी, आपका उसका जवाब अभी तक नहीं आया। ये मिसमैच तो पहले समझाओ ये क्या है, हमारे दर्शकों को पता चले, हमारे वोटरों को पता चले कि हमारा कैंडिडेट है ना, नो योर कैंडिडेट। यस, ये तो आप बताते हो, लेकिन कहां से देखेंगे? कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके उसमें है ही नहीं है, तो आप ही से मैं जानना चाहूंगा ये मिसमैच जो है वो क्या है? आदर्श जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, 1951 का, और जिसके तहत ये चुनाव होते हैं, जिसके तहत ये हम नॉमिनेशन फाइल करते हैं, स्क्रूटनी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि जनहित में बहुत से हमारे सिविल समाज के लोग हैं जो पारदर्शिता की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। वो लोग पिछले 15-20 सालों में सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ रहे थे कि जो शख्स असेंबली में या पार्लियामेंट में दाखिल होना चाहता है, हमें उसके पूरे क्रेडेंशियल्स मालूम होने चाहिए कि जिसको हम अपना नुमाइंदा बनाकर भेज रहे हैं पार्लियामेंट को, कि उसके एंटीसीडेंट्स क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास जायदाद कितनी है, और सबसे बड़ी बात उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसके खिलाफ लिटिगेशन है, क्या वो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हुआ है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके खिलाफ केसेस कितने हैं, आपकी बैंक की कितनी लायबिलिटी है, आपने कितने लोगों के पैसे देने हैं, ठीक है, आपने लोन कहां कहां से लिया हुआ है, आपका बिजनेस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो जब जुगल जी ने साल 2019 में मार्च में अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा, जब वो दूसरी दफा एमपी बने, तो जुगल जी ने यह बात एडमिट की अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कि एक हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी में वो शेयर होल्डर है। उन्होंने इसमें लिखा कि कोई 14 या 15 लाख रुपए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी माना कि मैं जो लिंक रोड शाखा जम्मू कश्मीर बैंक की, जहां से हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने लोन लिया तकरीबन 29 करोड़ या 30 करोड़ का, मैं उसमें गारंटर हूं। और साथ में जुगल जी ने यह भी माना अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कि जो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका मैं गारंटर हूं, उसकी टोटल लायबिलिटी जो है 2019 मार्च में 34 करोड़ रुपए है जी। ये बिल्कुल रिकॉर्ड है जिसकी बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूं। अब 30 मार्च अभी 24 को, मतलब आज से कोई 27-28 दिन पहले, जुगल जी ने फिर तीसरी दफा जम्मू की पार्लियामेंट्री सीट के लिए फॉर्म भरा, नॉमिनेशन फॉर्म भरा। इस फॉर्म में जब उन्होंने लायबिलिटीज का कॉलम आया कि आपकी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रति आपकी क्या लायबिलिटी है, तो जुगल जी ने वहां मेंशन किया 20 लाख। अच्छा, कि मेरी अब जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है बैंक की 34 करोड़ से 20 लाख। और एक चीज और मानी कि हाँ जी, मैंने हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की है। देखने और सुनने वालों को
ये मैं बता दूं कि हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक लिमिटेड कंपनी जम्मू में कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई, जिसके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स मैडम ममता सिंह जो डॉक्टर निर्मल सिंह की जोजा है, हमारे फॉर्मर स्पीकर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, इसके अलावा जुगल जी और भी हमारे जम्मू की बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियात जो है वो इसका हिस्सा है। और इन लोगों को, इस कंपनी को चंबा डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल सरकार की द्वारा 3 मेगावाट का माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट अलॉट किया गया और उसको चलाने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस था उसके लिए लिंक रोड शाखा को अप्रोच किया। जब मैंने 30 तारीख का जो नॉमिनेशन फॉर्म था जुगल जी का और साथ में जो 2019 का फॉर्म था, जब मैंने इन दोनों फॉर्म्स की आदर्श जी कंपैरेटिव स्टडी की, मैंने देखा कि कुछ मिसिंग है 24 के फॉर्म में, कोई मिसमैच। और बीइंग ए वोटर ये मुझे जानने का हक है और जुगल जी से ये पूछने का हक है कि जुगल जी कि जो लायबिलिटी आपकी 2019 में 34 करोड़ थी वो रिड्यूस होके आ गई है 20 लाख, लेकिन उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि कोई सेटलमेंट हुई है, कोई ओटीएस जिसे हम कहते हैं वन टाइम सेटलमेंट हुई है, या ये जो लायबिलिटी है इसको क्लियर कर दिया गया है। तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर जो है श्री सचिन कुमार वैश्य जो हमारे डिप्टी कमिश्नर भी हैं जी, मुझे मालूम था कि 6 अप्रैल को स्क्रूटनी होनी है नॉमिनेशन की, तो मैंने उससे पहले ही आदर्श जी 4 तारीख को अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर दिए, अपना राइट एक्सरसाइज किया और उसमें मैंने यही लिखा रिटर्निंग अफसर साहब को कि मिसमैच है, डिस्क्रिपेंसी है। मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कि कुछ कंसीलमेंट है, कोई सप्रेशन है। तो पूछिए इनको, जुगल जी से पूछिए स्क्रूटनी के वक्त कि जुगल जी ये बात क्लियर कर दीजिए, मेरी यही मंशा थी। मैं आपको आदर्श ये बताऊंगा, मेरी कोई मंशा नहीं। अगर आप ना भी पूछते ये तो उनका फर्ज बनता है। बिल्कुल उनकी ड्यूटी दोनों उनके पास फॉर्म पड़े हुए हैं, 19 का है। जब यह है इसमें से जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ गया? बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज और बताऊं आदर्श जी कि जो सेक्शन 36 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, वो सिर्फ कंटेस्टिंग कैंडिडेट अंकुर जी को और रमन भल्ला जी को राइट नहीं देती, उसमें वर्ड यूज है एनी पर्सन। तो मैंने बीइंग ए सिटीजन मैंने अपना राइट एक्सरसाइज किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि 6 तारीख को स्क्रूटनी के वक्त बड़े डायनेमिक है हमारे डिप्टी कमिश्नर, मुझे उम्मीद थी कि वो पूछेंगे क्वेश्चन और क्लैरिफिकेशन लेंगे जुगल जी से कि जुगल जी क्लैरिफाई कर दीजिए, इतना बड़ा अमाउंट है, ये कब जमा किया या कोई सेटलमेंट हुई है तो बता दे, बैंक का सर्टिफिकेट दिखा दे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आदर्श जी। और 7 तारीख को शाम को मुझे एक कम्युनिकेशन आता है डीसी साहब का, कहते हैं जी आप एक काम कीजिए, अदालत का दरवाजा खटखटाइए। तो कहने की यह बात है कि उन्होंने मेरे ऑब्जेक्शंस को कंसीडर नहीं किया और 6 तारीख को तमाम कैंडिडेट्स -2-4 सबके जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स थे उन सबके नॉमिनेशन फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो। अब इसके बाद बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है श्री पीके पोले साहब, तो मैंने बाहू प्लाजा में जाके 12 अप्रैल को उनका दरवाजा खटखटाया और बाकायदा कंप्रीहेंसिव कंप्लेंट विद डॉक्यूमेंट्स 52 पेजेस मैंने पोले साहब के दफ्तर में जमा करवा दिया। मैंने देखा 22 तारीख तक मुझे कोई रिस्पांस जो है पोले साहब की तरफ से नहीं आया कि मेरी कंप्लेंट का क्या निपटारा हुआ है। फिर 22 तारीख को मैं हाईकोर्ट से निकला तो सूचना के अधिकार के तहत आदर्श जी मैंने पोले साहब के दफ्तर में एक दरख्वास्त दे दी कि मुझे बताइए व्हाट इज द आउटकम ऑफ माई एप्लीकेशन, माई रिप्रेजेंटेशन। तो अल्टीमेटली कहीं 22 तारीख को काफी शाम को जाके, क्योंकि उसके बाद मैंने निर्वाचन सदन जो उनका ऑफिस है उसके बाहर से मैंने 1 या 1.5 मिनट की एक वीडियो भी की, क्योंकि मैंने इन तमाम 15-16 दिनों में 20 दिनों में जनता के साथ शायद ही कोई ऐसा दिन हो
कि तमाम डेवलपमेंट्स जो है वो मैंने शेयर किए हैं। 1 मिनट की मैं रील बनाता था और लोगों को बताता था आज मैंने ये किया। तो मुझे लगता है कि पोले साहब को एहसास हुआ, तो उन्होंने मुझे मेल भेजी और मुझे सूचित किया कि जो मेरी कंप्लेंट जो मैंने 12 अप्रैल को उनके दफ्तर में जमा कराई थी कि इस मामले में कोई एक्शन लिया जाए, तो उन्होंने मुझे सूचित किया कि 15 अप्रैल को उन्होंने जो मेरी कंप्लेंट है वो श्री BC पत्रा है कोई, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन न्यू दिल्ली, उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेंट जो है वो मैंने फॉरवर्ड कर दी है फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन बाय द कमीशन। तो इसका मतलब ये हुआ आदर्श जी कि मेरी जो अब कंप्लेंट है वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, जो कि हाईएस्ट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कानून के मुताबिक जो रूल ऑफ लॉ कहता है, मैं चाहता हूं कि वो उसके ऊपर फैसला लें। मुझे पर्सनली कोई गिला शिकवा शिकायत रंजिश जुगल जी के साथ बड़ी छोटी सी बात है शिकवा साहब, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में अब हम बात नहीं करेंगे, वो किस तरह दिया, क्यों दिया गया, जी लेने के काबिल थे, ये काम करने के काबिल थे या नहीं थे, वो दूसरी बात होगी। सीधी सी बात है कि हमारा MP बनने जा रहा है, तीसरी बात जी, और हमारे MP हमसे क्यों छुपा रहा है, बिल्कुल बड़ी बात है, हमसे क्यों छुपा रहा है। अगर आपने क्लियर कर दिया है, शकील साहब को मत बताइएगा, सिर्फ एक मीडिया से बात कर लीजिएगा, अपने रिटर्निंग अफसर को लिख के दे दीजिएगा, ये मेरा लाइबिलिटी थी इतने करोड़ की, इतना रह गया, क्लियर खत्म हो गया, खत्म हो गया। इस बात को अभी तक बता नहीं रहे, और अब 1 दिन रह गया इलेक्शन में। कानूनी तौर पे हम क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर 2 दिन बाद कमीशन जो फैसला करता है कि हाँ ये गलत है, इसकी स्क्रूटनी गलत हुई है, तो क्या हो सकता है? मैं आपको बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जो हर एक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे डुग्गर प्रदेश में जितने भी लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉमिनेशन फॉर्म जो है जुगल जी का एक्सेप्ट हो चुका है जी, उनको चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता। और दूसरी बात यह है, जो हमारे देश का कानून है, इलेक्शंस कैन नेवर बी स्टेट, ये मैं आपको बता दूं। जुगल जी इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन कानून जो है वो अपना काम भी करेगा। अगर मेरी कंप्लेंट में मेरिट होगा, वर्थ होगी, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करेंगे किसी भी मजिस्ट्रियल कोर्ट में जिसको ज्यूरिसडिक्शन है। बिल्कुल क्रिमिनल केस होगा फॉर फाइलिंग ए फॉल्स एफिडेविट, जिसको हम कानून में कहते हैं पर्जरी। ठीक है, ये कंप्लेंट होगी कि जुगल जी ने सप्रेशन किया है, एक फॉल्स एफिडेविट फाइल किया है। अब जुगल जी को ये बताना पड़ेगा उस वक्त, अभी भी उनके पास वक्त है कि वो जनता को बताएं कि अगर ये मामला हल हो चुका है, या उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी सुनने में आ रहा है समाज में अलग अलग किस्म की बातें कि शायद इनसे चल नहीं पाया, इन्होंने किसी को आउटसोर्स कर दी या किसी को भेज दिया है और लाइबिलिटी क्लियर है। मैं ये चीज कहता हूं कि अगर लाइबिलिटी क्लियर है जेके बैंक की, तो इनको एक बता देना चाहिए कि किस तारीख को और कितने पैसे इन्होंने किस अमाउंट पे सेटलमेंट हुई। इस बात करने में तो मैं समझता नहीं हूं आदर्श जी, कोई दूसरी बात है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज कहूंगा, एक तो ये है कि 125A सेक्शन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, जो ये कहती है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं अगर ये साबित हो जाए कि आपने फॉल्स एफिडेविट दिया है। एक तो ये, और दूसरा, सपोज जुगल जी काफी फेवरेट हैं, जुगल जी कामयाब हो जाते हैं 2 जून को। अगर वो कामयाब हो जाते हैं और इन द मीन टाइम ये भी प्राइमा फेशियाई बात सामने आती है कि एफिडेविट झूठा था, तो जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है वो हाई कोर्ट में एक इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं और ये तमाम एविडेंसेस शो करके वो जुगल जी की इलेक्शन को अपसेट भी करवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मैं थोड़ा सा पीछे भी एक्सपीरियंस का पुराना बात करते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, कोई भी केसेस जब भी होते हैं इन इलेक्शंस के बारे में, शायद आपको याद भी होगा कि भीम सिंह के वक्त भी हुआ था, जब फैसला हुआ तो पीरियड ही खत्म हो। तो ऐसे केसेस में मतलब कुछ भी लोगों के साथ जो है दगा होने जा रहा है किस्म का। अगर है सफाई, हम नहीं कहते गलत का है, क्लियर कर दी होगी उन्होंने, लाइबिलिटी क्लियर कर दी, तो बड़ी सीधी बात है, लोगों को बता दो कि हमारी लाइबिलिटी क्लियर है।
आज आपकी एक वीडियो के लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं उसको, आपके इंटरव्यूज लोग देख रहे हैं और लोगों के दिलों में भ्रम बढ़ रहा है कि एक आदमी हमारे से क्यों धोखा कर रहा है, हमें क्या लेना देना भैया। बिल्कुल सीधा कह दो मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मैंने देना है पैसा, बाद में दे दो, देते रहोगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। अगर दे दिया है तो कह दो कि हमने दे दिया है। एक छोटी सी बात को लेके क्यों नहीं इस बात को खत्म कर रहे हैं। आदर्श जी बड़ी इंटरेस्टिंग यही बात है। अब देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई है ना कि वो कह रहे हैं कि अब लाइबिलिटी रही है 20 लाख। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इनका स्टेटमेंट एज इट इज ले जुगल जी का, इसका मतलब ये है कि 33.5 करोड़ से ऊपर का जो अमाउंट है, हाँ बिल्कुल, उसकी पेमेंट बैंक को मिल गई है। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दी है, यू आर ए बोनाफाइड पर्सन, और आपने लिखा भी है कि आप मेरी लायबिलिटी 20 लाख है, तो ये बात पब्लिक के साथ और जब स्क्रूटनी हुई तो ये बात तो आपको शेयर कर देनी चाहिए थी कि भाई ऐसी बात है। चलिए हम मान लेते हैं कि रिटर्निंग अफसर ने अपनी जो फराइज थे, जो उनकी ड्यूटी थी, उन्होंने नहीं अंजाम की एज पर सेक्शन 36, लेकिन आप तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप कंपेन कर रहे हैं, आपका बायोडाटा लोगों के पास जा रहा है, रोज रियासत की बेहतरीन अखबारों के फ्रंट पेजेस के ऊपर आपका बायोडाटा आ रहा है, लेकिन साथ में ये भी तो सूचना जा रही है। आप देखिए 1-1 लाख 50-50 हजार लोग वीडियोस देख रहे हैं। बिल्कुल, और बार बार मैं एक ही इस्तदा कर रहा हूं जुगल जी से, बड़े मौतबाना तरीके से, कि जुगल जी अपने वोटर्स को अवगत कीजिए, अपने वोटर्स को बताइए कि ये लायबिलिटी आपने किस तारीख को क्लियर की, और साथ में ये भी बताइए कि ये जो 34 करोड़ था, इसकी जो वन टाइम सेटलमेंट हुई है, क्या ये 5 करोड़ में हुई है, क्या ये 25 करोड़ में हुई है, या वेव ऑफ हुआ, या ये वेव ऑफ हो गया है। ठीक है, और अगर दाल में कुछ काला नहीं है, फिर शर्मिंदगी किस बात की है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे बताइए। और मेरे दोस्त मुझसे कहते यार शकील क्या शो डाला हो, ये कोई पहला केस है बैंक में जिसमें ओटीएस हुई है। ठीक, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन मैं ये चीज कहता हूं अगर ओटीएस हुई है, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बनने जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तीसरी दफा वो फेवरेट कैंडिडेट है। मैं आपको साफ कह रहा हूं, इट इज द मोस्ट सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। मुझे इसमें शेयर करने में कोई हेजिटेशन नहीं है आदर्श जी, लेकिन ये पर्दादारी क्या है, कि छुपाया क्यों जा रहा है वोटर से। जुगल जी बात कीजिए ना, क्यों आप छुपा रहे हैं। अल्लाह ने आपको इतना कुछ दिया है, इतने स्टोन क्रशर, इतना माल आपने बनाया, ठीक है, लेकिन लोगों के साथ अगर आपने ये बताया कि आपके पास स्टोन क्रशर है, आपके पास खानपुर नगरोटा में जमीनें हैं, हमें खुशी है कि आपने तरक्की की, आप तीसरी दफा भी माशाल्लाह, यू आर वेरी लकी। और सबसे बड़ी बात आदर्शी देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश यूनिट है, जिसमें रविंद्र रैना जैसा एक ईमानदार सियासतदान है जो इग्नोर हुआ, सुनील सेठी एमिनेंट जूरिस्ट, मैं उनको वकील नहीं मानता, वो जूरिस्ट है, ही इज ए कॉम्पिटेंट लॉयर, डेजिग्नेटेड सीनियर, मुझे लगता है 2-3 दफा हमारी बार के प्रेसिडेंट रहे। एक और स्पोक्स पर्सन जनाब अभिनव शर्मा, बिल्कुल जमीन से उठे, मर्द से 2 दफा प्रेसिडेंट बने, कॉम्पिटेंट लॉयर। उन लोगों को इग्नोर करके भारतीय जनता पार्टी ने मैंडेट दिया जुगल जी को तीसरी दफा। तो क्या जुगल जी का यह दायित्व नहीं बनता है टू कम क्लीन ऑन दिस इशू। कौन सी गलत बात हम पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपने पहली बार नहीं बोला ये जी, ये आप पिछले 1 साल से इस बात को कह रहे हैं। जो लाइबिलिटी है, इनका जो प्रोजेक्ट ठप पड़ा है, 34 करोड़ 35 करोड़ रुपए जो भी यार लिंक रोड ब्रांच से लिया हुआ है वो नहीं दे रहे, आप बार बार कह रहे हो, और इनको पता भी है। ये बात उस वक्त सामने आएगी, आप ना भी कहते, सारी दुनिया तो जान रही है, तो आपकी वीडियो तो लोग देख रहे हैं, लाखों के हिसाब से लोग देख रहे हैं। जी जी, तो इन्होंने अपने आप को तैयार करना चाहिए था ना, मेरे पास सामने सवाल आएगा, मेरे पास ये जवाब पड़ा है। दर्श जी, मैं बड़े दिल से आपसे एक बात करना चाहता हूं। जिस तंजीम से ये लोग ताल्लुक रखते हैं, उस तंजीम में वो लोग शामिल हैं जिन्होंने शादियां नहीं की। एक झोला उठा के जिसमें साबुन, ब्रश और एक कुर्ता होता है, गांव गांव जिसे कहते हैं एज ए मिशनरी जील, उन प्रचारकों ने मेहनत करके इस तंजीम को खड़ा किया। आज
फल लगा इस तंजीम को 100 साल के बाद, 100 साल की मेहनत है। तो लेकिन अगर इस किस्म के नुमाइंदे सामने आएंगे जो लोगों से सच नहीं बोलेंगे, जो लोगों से पर्दादारी रखेंगे, आप बताइए वो लोग, वो प्रचारक जिन्होंने घर बार छोड़ दिए, उनके दिल में क्या बीत रही होगी इस वक्त कि जुगल जी की वजह से आज पूरी तंजीम को जो है ये बातें सुननी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कुछ छुपाने वाली बात ही कोई नहीं है। मैं सिर्फ, मेरा इतना ही कंसर्न है। बाकी मैं आपको एक चीज कहूंगा, मैं इसी शहर में पला बड़ा हूं, ये सभी मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं जुगल जी, अल्लाह और इनको इज्जत है। मैं तो चाहता हूं जीते और काबीना में आए, डॉक्टर साहब के साथ ये भी बैठे और ये भी मोदी जी के साथ बैठे, लेकिन अपना सच बोले, डुग्गर प्रदेश को बताएं कि ये 34 करोड़ रुपए का मामला क्या है और कब ये इन्होंने लायबिलिटी क्लियर की है, बैंक के साथ इनकी क्या सेटलमेंट हुई है, किस डेट को पैसे जमा हुए हैं, कितने अमाउंट पे सेटलमेंट हुई है, बस इतनी बात। बिल्कुल सीधी सी बात है। नो योर कैंडिडेट के लिए जो आपने कॉलम बनाया हुआ है वो किस लिए बनाया है, ये तो उसी में दे देना चाहिए था। आज जरूरत ही ना पड़ती इन सब चीजों की कहने की, आज जरूरत ना पड़ती इनको आरटीए लगाने की, अगर ये बात आपने पहले ही क्लियर कर दी होती। शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल वो सब बातें हमारे दर्शकों को बताई। बता तो बहुत देर से रहे हैं, लेकिन आज मैं समझना चाहता था, बार बार मिस मैच का आज मैं क्लियर कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।